हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं राहुल आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम फिर लेकर के आए हैं आज साइंस की श्रृंखला। जैसे कि आप सभी को पता है कि पार्ट बाय पार्ट हम 1000 प्रश्नोत्तरी को पूरा करने वाले हैं। तो उसी श्रृंखला को आज फिर कंटिन्यू करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, ताकि आगे आने वाले के वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, 3 डायोप्टर। तो यहाँ से आपका सही आंसर होगा 0 डायोप्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक फैदम किसके बराबर होता है? 6 मीटर, 6 फीट, 60 फीट या 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 6 फीट, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम, लखनऊ, बंगलुरु, अहमदाबाद। तो इसका सही जवाब होगा तिरुवनंतपुरम, यानी कि जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है वो हमारा कहाँ पर स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सिक्कों का अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी, एंथोलॉजी, एंट्रोनॉमी या न्यूमोस्टैटिक। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, न्यूमोस्टैटिक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? लैमार्क को, अरस्तू को, डार्विन को या लिनियस को। तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का अध्ययन कहलाता है पेमोलॉजी, फंगोलॉजी, साइटोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। तो यहाँ से आपका आंसर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, साइटोलॉजी कहते हैं किसको? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शैवाल का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी, एथोलॉजी, नेप्रोलॉजी या क्रोमेटोलॉजी। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? देहरादून, पुणे, नासिक, लखनऊ। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा नेशनल केमिकल लेबोरेटरी जो है पुणे में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, मद्रास। तो हमारा जो है मलेरिया रिसर्च सेंटर आपका दिल्ली में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि ये प्रीवियस ईयर के पूछे हुए क्वेश्चन है, जो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रेलवे में और एसएससी एग्जामों में पूछे गए हैं। तो उन्हीं को मैंने आपके सामने रखा है क्विक रिवीजन के रूप में। तो चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल, कोयम्बटूर, जमशेदपुर या कानपुर। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र है वो करनाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वायरस का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी, क्रेनोलॉजी, मेटालॉजी, एंथ्रोलॉजी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वायरोलॉजी कहते हैं किसको? वायरस के अध्ययन को। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से होता है क्या? बेरी, रतौंधी, आरक्तता या स्कर्वी। तो दोस्तों, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से हमारे शरीर में स्कर्वी रोग होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, स्कर्वी या दोनों होते हैं या बेरी होता है। तो यहाँ से दोस्तों, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भूकंप मापी यंत्र कहलाता है सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ, डिक्टोफोन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हम जब भूकंप मापी यंत्र का प्रयोग करते हैं वो होता है हमारा सिस्मोग्राफी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, सबसे दुर्बल बल कौन सा है? तो सबसे दुर्बल बल कौन सा है? नाभिकीय बल होगा, विद्युत बल होगा, चुंबकीय बल होगा या गुरुत्व बल होगा। तो हम आपको बता दें, सबसे दुर्बल बल हमारा होगा कौन सा? गुरुत्वीय बल होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है सबसे सशक्त बल या सबसे अधिक शक्तिशाली बल कौन सा होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी नाभिकीय बल सबसे अधिक शक्तिशाली होता है और सबसे कम कौन सा होता है? गुरुत्व बल। तो आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन है? हेनीमैन,
जोसेफ लिस्टर, जेम्स हेनरी, ह्यूगो डी ब्रिज। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हैनी मैन को कहा जाता है क्या कहा जाता है? हेमोपैथी का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बायोफ्राइटा जंतु उभयचर कहलाते हैं क्यों? जल में रहने की वजह से, थल में रहने की वजह से, या दोनों में रहने की वजह से, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो है जल व थल दोनों में रह सकते हैं, इसीलिए इन्हें बायोफ्राइटा कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? संतोष यादव, बछेंद्री पाल, युक्तामुखी, कल्पना चावला। तो जो पहली अंतरिक्ष यात्री महिला थी वो आपकी थी कौन? कल्पना चावला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? मेंडल ने, मेंडलीफ ने, डार्विन ने, या ह्यूगो डी ब्रिज ने। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, हैजा के टीके की खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट ब्राउन, रोनाल्ड, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, रॉबर्ट कोच ने किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है कौन? रोकता है जल, विटामिन, सूर्य का प्रकाश, या हेपरिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रक्त को जमने से रोकता है हेपरिन। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली महिला कौन है? प्रथम महिला यूरी गागरिन, संतोष यादव, वेलेंटिना तेरेस्कोवा, या बछेंद्री पाल। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वेलेंटिना तेरेस्कोवा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? पारद, जिसे हम पारा के नाम से जानते हैं, चांदी, स्वर्ण यानी सोना, तांबा। तो इनमें से कौन सा सही होगा? जो है आपका पारा वो जो है क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सबसे भारी वस्तु है? एल्युमिनियम, तांबा, चांदी, यूरेनियम। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि यूरेनियम जो है सबसे भारी है इनमें से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन सबसे में पाया जाता है? यानी इन सभी में कौन पाया जाता है? तांबा में, सिक्कों में, कार्बन में, सोना में। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, तांबा में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में सबसे कठोरतम पदार्थ है? हीरा, पत्थर, लोहा, लकड़ी। तो जो हमारा होता है हीरा वो सबसे कठोर पदार्थ माना गया है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? मस्तिष्कांग, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, या मध्य मस्तिष्क। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, प्रमस्तिष्क। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है? थायराइड, प्यूराइड, लाल ग्रंथि, या तांबा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, प्यूटरी ग्रंथि। कौन सी है दोस्तों? प्यूटरी ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है? कहाँ पर पाई जाती है? खोपड़ी में, टांग में, भुजा में, या मुंह में। तो जो टिबिया नामक हड्डी होती है वो कहाँ पर पाई जाती है? टांग में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? कौन सी है? फीमर, स्टपीज, कशेरुकी, या कपाल हड्डी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। स्टपीज जो होती है हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है और ये कान में पाई जाती है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में, प्लीहा में, यकृत में, या हृदय में। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लाल अस्थिमज्जा का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है, उत्तलाकार होता है, या त्रिभुजाकार होता है, या कोई भी आकार नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनका आकार गोलाकार होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूर्य का निकटतम ग्रह है? कौन सा है? बुध, मंगल, प्लूटो, या वरुण। तो जो सूर्य के निकटतम सबसे ग्रह है वो आपका बुध है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित है? कौन सा है?
बृहस्पति, मंगल, वरुण या शनि। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो हमारा वरुण ग्रह है वो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, आकाश में सबसे चमकदार तारा है कौन सा? सेंचुरी, बेनोड, तलेबुला और साइरिस। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कौन है? साइरिस जो है सबसे चमकदार क्या है? तारा है। अगला क्वेश्चन है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? बुध का, मंगल का, शनि का या यूरेन का? तो हम आपको बता दें टाइटन जो है वो शनि का उपग्रह है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रक्त एक प्रकार का है, क्या है? कवक है, जीवाणु है या दोनों है या ऊतक है? तो आपको बता दें कवक एक प्रकार का ऊतक है जिसे हम संयोजी ऊतक के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? जो हमारा ध्रुव तारा होता है वो किस दिशा में रहता है या इंगित करता है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर दिशा को इंगित करता है क्योंकि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था? तो 1963 ईस्वी, 1965 ईस्वी, 1969 ईस्वी या 1972 ईस्वी? तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1969 ईस्वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक, प्रकाश वर्ष, धारा या एम्पियर? तो जो दूरी मापी जाती है सबसे बड़ी इकाई उसकी क्या होती है? पारसेक होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कौन सा विटामिन रुधिर का थक्का जमने में सहायक है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए या विटामिन के? तो रुधिर के थक्का जमने में जो सहायक करती है वो आपकी होती है विटामिन के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है, मानव शरीर का कौन सा अंग कभी आराम नहीं करता है? मस्तिष्क, यकृत, प्लीहा या हृदय? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि यकृत जो हमारा होता है वो हमेशा 24 घंटा वर्क करता है। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन बदलता है? डायनामो, विद्युत मोटर, सौर सेल या विद्युत सेल? तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो प्रकाश ऊर्जा होती है उसमें विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन? सौर सेल बदलता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्णांतरिक परावर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन या व्यक्तीकरण पे? तो यहाँ से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे प्रकाश तंतु कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है इस्पात में होता है, निर्वात में होता है, जल में होता है या इनमें से कोई नहीं? तो जो हमारा ध्वनि का वेग होता है वो सबसे ज़्यादा इस्पात यानी लोहे में सबसे अधिक होता है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, कोशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है, अवतल होता है, उत्तल होता है, समतल होता है या इनमें से कोई नहीं? तो हम बता दें कोशिका नली में जल का ऊपरी सतह आपका कैसा होता है? उत्तल आकार का होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है जल में, वायु में, निर्वात में या इनमें से कोई नहीं? तो किसी भी वस्तु का भार सबसे अधिक हमारे निर्वात में होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, कब लगाता है? 12 घंटे लगाता है, 24 घंटे लगाता है, 36 घंटे लगाता है या 48 घंटे लगाता है? तो जो भूस्थायी उपग्रह हैं वो पृथ्वी के चारों ओर 24 घंटे चक्कर लगाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? ताप, वेग, दाब, घनत्व? तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। घनत्व के कारण जो है बादलों जो है वायुमंडल में तैरते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है, कौन सी होती है? अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, अप्रगामी या विद्युत चुंबकीय? तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बता दूं जो न्यूट्रॉन है वो सबसे अस्थायी कण है। ठीक है, चलिए दोस्तों आज इतना ही, फिर मिलेंगे इसी श्रृंखला को पूरी करते हुए। अगर
वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलूँगा इसी श्रृंखला को लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।